अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी हम आपके सामने शेयर मार्केट क्या है, ये क्यों हलाल है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाने वाले हैं। दरअसल में शेयर मार्केट क्यों हलाल है और शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में मालूम नहीं होने की बुनियाद पर हम इसको गलत समझ रहे हैं, हम इसको जुआ समझ रहे हैं, हम इसको सट्टा समझ रहे हैं, हम इसको हराम समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले शेयर मार्केट की शक्ल क्या थी। मक्के के अंदर जो तिजारती काफिले मक्के से बाहर जाते थे मुल्क शाम की तरफ, उसमें अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला के आप तिजारती काफिले को लेकर के जाते थे। तिजारती काफिलों में आप गए हैं, आपने सफ़र किया है, और तिजारती काफिलों में मक्के के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, जिसमें हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला भी थी। तो हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अपना माल जो है, उस ज़माने की करोड़पति खातून थी, तो अपना जो माल है तिजारती काफिले में लगाती थी। कोई अपना माल लगाता था, कोई सामान देता था, अलग अलग किस्म की चीज़ें एक जगह जमा होती थी और पूरा तिजारती काफिला चलता था। और मुल्क शाम की तरफ जाकर के वो 6 महीने साल भर के बाद वापस आता था। वो पूरी तिजारत करके वापस आता था, ट्रेडिंग करके वापस आता था। उसमें कुछ चीज़ों की वो ख़रीदो फरोख्त करता था। तो ख़रीदो फरोख्त कैसे होती थी कि भाई किसी ने माल जमा किया, किसी ने उसके अंदर अनाज दिया, जो चीज़ मुल्क शाम की तरफ बिकती थी वो चीज़ वो लेके जाते थे और फिर उसको वहाँ बेचते थे। फिर वहाँ भी ख़रीदो फरोख्त होती थी और आने जाने के सफ़र खर्च को और दीगर चीज़ों को काटने के बाद जिसने भी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने के बाद माल को ख़रीदो फरोख्त, ट्रेडिंग कहते ही माल खरीद बेचने को, तो ख़रीदो फरोख्त हो जाने के बाद जब रिटर्न में आते थे तो सारा तिजारती काफिला हिसाब किताब करके जिसका जितना पैसा लगा है, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है, उसको उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न और उसके अलावा नफ़ा वापस कर देता था। इस तरीके से उस ज़माने के अंदर तिजारत होती थी, ट्रेडिंग होती थी। जब हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला ने देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अमीन हैं, आप सादिक है, आपकी कारगुजारी ली कि आप सच्चे हैं, और आपने जो तिजारती काफिला आप लेके वापस आए हैं, उस तिजारती काफिले के वापस आने के बाद आपने फ़ौरन हिसाब किताब करके जिसका जो नफ़ा है उसके घर पहुंचा दिया। जिसका जो पैसा लगा हुआ है उसमें से सारा खर्चा काटने के बाद जो नफ़ा है, नफ़े की रकम पहुंचा दी। तो आपने आपके अखलाक को देखकर आपकी जो सादगी को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर, आपकी अमानतदारी को देखकर अल्लाह के नबी के लिए अपना पैगाम भेजा निकाह का। वरक़ा इब्न नौफल निकाह का पैगाम भेजा आपने, और फिर आपका निकाह हुआ। तो इस तरीके से उस ज़माने के अंदर तिजारत होती थी, ट्रेडिंग होती थी। मुल्क शाम बहुत बड़ा बाज़ार था। इसी तरीके पर वास्को डिगामा का जो जहाज हमारे हिंदुस्तान में आया था, उसके हिंदुस्तान में आने का मकसद ट्रेडिंग था। उसके हिंदुस्तान में आने का मकसद उस ज़माने के अंदर तिजारत करना था। ये वास्को डिगामा का अकेले का जहाज़ नहीं था, बल्कि जहाज़ के अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आई, उसका मकसद भी तिजारत था, और उनके जहाज़ पर भी और उनके जो तिजारती काफिले पर भी अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था। ये इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सारा खर्चा काटने के बाद उनका इन्वेस्टमेंट की रकम उनको वापस करते थे। तो अल्लाह के नबी के ज़माने के दौर से ही बात ली गई, मक्के के तिजारती काफिले के से ही बात ली गई।
अब जब बात जो है तिजारतें बढ़ने लगी और तिजारतें जो है बढ़ने लगी, अब जो है एक दौर आया, है ना, अंग्रेजों के दौर के बाद एक दौर आया कि भाई अब हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो गया। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो है अब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी। अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जो है बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इन्होंने अमाउंट लेने के लिए क्या किया, अमाउंट लेने के लिए जो है बैंकों के पास गए। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने इनको सूद पर लोन दिया। और उस सूद पर लोन देने का सिस्टम क्या है आपको मालूम है कि भाई 10 या 12% तकरीबन जो है उसका ब्याज लगता है। अब एक कंपनी, फर्ज कीजिए एक कंपनी का जो है, एक कंपनी 1 करोड़ रुपए में ओपन हुई है और 1 करोड़ रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है। उस 1 करोड़ रुपए में अब उसको नफा भी कमाना है, वर्कर्स को सैलरी भी देना है, फैक्ट्री के खर्चे भी उठाना है, कच्चा माल भी लाना है, उसके बाद सालाना उसको नफा भी कमाना है। अब एक कंपनी जो है 1 करोड़ रुपए पर, 1 करोड़ रुपए उसने जो है कहाँ से, बैंक से लोन उठाया। अब उस लोन पर जो है वो सालाना ब्याज उसको जो है 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए समथिंग लग रहा है। उसके अलावा दीगर चार्जेस है, जीएसटी है, दुनिया भर के चार्जेस मिला करके 10 से 15 लाख रुपए अगर वो 1 करोड़ की रकम के पीछे जो है वो लोन का रकम चुका रहा है, 10 से 15 लाख रुपए उसको लग रहे हैं, तो बताओ तो वो लोन की रकम चुकाएगा या नफा निकालेगा, है ना। उसको 15 लाख नफा ही है, 20 लाख नफा ही है, और वो 15 लाख रुपए कहाँ भर देगा। तो इसके लिए जो है, इसके लिए शेयर मार्केट की बुनियाद पड़ी कि भाई, शेयर मार्केट की बुनियाद कैसे पड़ी कि भाई किसी के पास जो है किसी कंपनी के शेयर थे, किसी ने जो है शिप में पैसा लगाया हुआ था। अब उसको शिप के शेयर से निकाल के जो है, उस जमाने में अंग्रेजों के दौर में रेलवे लाइन बिछाई गई। तो रेलवे लाइन सरकारी नहीं होती थी बल्कि प्राइवेट होती थी। उन प्राइवेट रेलवे लाइनों में भी जो है पैसा लगा होता था कि इसमें से ट्रेन चलेगी और माल आएगा, नफा होगा, तो उस नफे में जो है आपकी हिस्सेदारी बनेगी। एग्जाम्पल के लिए एक होटल वाले ने होटल खोली। अब होटल वाले ने होटल खोली है और उसके पास जो है 50,000 रुपये के पास है रकम। अब उस 50,000 रुपये में होटल नहीं खुलना था बल्कि उसके लिए 2 लाख रुपए की रकम लगना था। तो उसने क्या किया, भाई मैं 50,000 रुपये मेरे पास है, मैं 3 पार्टनर तलाश कर लेता हूँ और 3 पार्टनर तलाश करने के बाद 2 लाख रुपए हो जाएंगे। 2 लाख रुपए में होटल ओपन हो जाएगी। होटल ओपन हो जाने के बाद जो है मैं उसका नफे में हिस्सा दूंगा। किसको, ये तीनों पार्टनर को और मेरे को भी। अब वो साल में 1 मरतबा या महीने में 1 मरतबा हिसाब करता है कि भाई ये खर्चा हुआ है और ये बिजनेस हुआ है और ये इतना नफा हुआ है। अब चारों पार्टनर के अंदर नफा बढ़ जाता है। तो बताओ, ये नफे का बांटना, वो चारों जो पार्टनर है, जो उस एक पार्टनर के अलावा जो 3 पार्टनर है जिन्होंने 50-50 हजार रुपए दे करके उसके यहाँ पर जो है पार्टनरशिप ली है, तो वो पार्टनरशिप का लेना देना हलाल है कि नहीं है, ऐसा खिलाफ है नहीं, तो उसकी वो पार्टनरशिप जो है हलाल है। तो पार्टनर्स ने जो किया है, हिसाब किताब किया, नफा दे दिया सबको। अब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक पार्टनर को लगा कि भाई, और होटल का काम भी चलने लगा माशाल्लाह, होटल का काम बढ़ गया और जो होटल से नफा आने लगा। अब साल भर के बाद एक पार्टनर ने कहा कि भाई अपना जो मैं पार्टनरशिप बेचना चाहता हूँ, उसने ऐलान कर दिया। अब उस पार्टनरशिप जो उसकी 50,000 की थी, होटल का काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वो जो है पार्टनरशिप जो है, एक पार्टनरशिप 2 लाख की हो गई। उसके अलावा जो नफा उसको मिल रहा था वो अलग चीज था। तो उसने कहा, ऐलान कर दिया कि भाई मैं पार्टनरशिप बेचना चाहता हूँ और मेरी पार्टनरशिप की जो कीमत है, अभी की कीमत 2 लाख रुपए है। अभी कितनी कीमत है, 2 लाख रुपए। तो ये कीमत पर उसकी पार्टनरशिप को बेचना हलाल है कि नहीं, क्योंकि वो पार्टनरशिप बेच रहा है। पार्टनरशिप यानी शेयर्स बेच रहा है, वो अपना हिस्सेदारी बेच रहा है और अपनी हिस्सेदारी बेचकर जो है उसको अपनी पार्टनरशिप किसी और के हवाले कर दे रहा है। वो किसी और को उसका भाव पटा, उस भाव पर उसने पार्टनरशिप को ले लिया। अब वो पार्टनरशिप का लेना जो है हलाल है, जायज है। वो चौथा पार्टनर वो बन गया। अब उसने 2 लाख रुपए में लिया। अब जो उस महीने में हिसाब होगा, उसकी पार्टनरशिप के हिसाब से उसको क्या मिल जाएगा, नफे में से हिस्सा मिल जाएगा। उसके अलावा पार्टनरशिप का रेट और बढ़ रहा है।
इसी तरीके से सेम यही सिस्टम शेयर मार्केट के अंदर काम करता है कि भाई शेयर मार्केट के अंदर पार्टनरशिप जो है, आपकी पार्टनरशिप को बेचने का एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई पहले जो होता था, किसी के पास रेलवे के शेयर थे, किसी के पास किसी कंपनी के शेयर थे, किसी के पास किसी कंपनी के शेयर थे। कोई किसी कंपनी के शेयर को बेचना चाहता था तो वो उसको बेचने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसके लिए जो है शेयर मार्केट की बुनियाद पड़ी। अब शेयर मार्केट की जब बुनियाद पड़ी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद पड़ी, और दुनिया के अंदर भी सन 1880 तकरीबन आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि शेयर मार्केट की बुनियाद जो है दुनिया के अंदर कैसे पड़ी, कब पड़ी, तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद पड़ी। अब यहाँ पर जो है शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती थी, लेकिन चूंकि शेयर्स की खरीदो फरोख्त जो होती थी वो जो है गवर्नमेंट की निगरानी में, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं थी उसकी निगरानी करने के लिए मजबूत तरीके से, तो इस पर भी फ्रॉड होने लगा। तो लिहाजा इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी तैयार की, एक पूरा डिपार्टमेंट तैयार किया जो पूरे हिंदुस्तान के शेयर मार्केट पर निगरानी करता है। दुनिया की हर गवर्नमेंट का अपना शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट क्या है कि भाई एक कंपनी मसलन की मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, टायर कंपनी MRF। उस MRF की कंपनी ने अपना बिजनेस स्टेबल करी। बिजनेस स्टेबल करने के बाद उसको पैसों की जरूरत पड़ी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए कि भाई वो बिजनेस जो है 2-4 राज्यों में कर रही थी, अब उसको पूरे इंडिया के लेवल का और पूरे वर्ल्ड के लेवल को उस बिजनेस को बनाना है, बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है। अब उसके लिए पैसे की जरूरत, अगर वो लोन लेती है तो लोन में चाहे नफा हो, लोन लेने के बाद उसकी कंपनी में चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, उसको ब्याज पटाना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? ब्याज पटाना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट में कंपनी के IPO आ जाने के बाद, मसलन कंपनी 1000 करोड़ की थी MRF एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस 1000 करोड़ में वो सेबी के पास गई। इंडिया के अंदर जो अथॉरिटी हमारे शेयर मार्केट की पूरी निगरानी करती है उसका नाम सेबी है। वो सेबी के पास गई कि भाई हमको 20% शेयर जो है पब्लिक में बेचना है, 20% की हिस्सेदारी हमको पब्लिक में बेचना है। 800 करोड़ के शेयर हमारे पास रखना है, 200 करोड़ के शेयर हमको बेचना है। ये 200 करोड़ के शेयर हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि हमारी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाए। हम इसके लिए नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, हम इसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा जो है माल सप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने सबसे पहले IPO लेके आया। IPO लेके इनिशियल पब्लिक ऑफर ये लेके आने के बाद हम जो है अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। होता भी है, कंपनी IPO इसलिए लेके आती है कि भाई अपने बिजनेस को उनको ग्रो करना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी ने आपको जो है हिस्सेदारी बेची है। किसी ने उसमें जो है 500 रुपये की हिस्सेदारी ली, किसी ने 1 लाख की हिस्सेदारी ली, किसी ने 1 करोड़ की हिस्सेदारी ली, किसी ने जो है अलग अलग किस्म की उसका शेयर का प्राइस रख दिया कि भाई हम आपको 50 रुपये में एक शेयर देंगे। इस हिसाब से 200 करोड़ के जितने शेयर बनेंगे वो मार्केट में आ गए। अब मार्केट में आ जाने के बाद पब्लिक ने उन शेयर को खरीद ली। ठीक है, अब जब पब्लिक ने उन शेयर को खरीद ली तो पब्लिक के थ्रू हिस्सेदारी खरीदी जा चुकी है। लिहाजा अब पब्लिक के थ्रू 200 करोड़ रुपए कहाँ पहुंच गए? कंपनी के पास पहुंच गए। अब कंपनी ने भी उस 200 करोड़ का यूज किया। कंपनी ने जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, कंपनी ने अपनी सप्लाई बढ़ाई, कंपनी ने अपनी क्वालिटी मेंटेन करी, कंपनी ने अपने वर्करों को जो है अच्छी तनख्वाह प्रोवाइड करी, कंपनी का काम बढ़ गया। 2-4 महीने के बाद कंपनी का काम क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरी दुनिया के एतबार से वो काम हो गया। अब जब कंपनी के माल की डिमांड बढ़ गई, कंपनी की सप्लाई बढ़ गई, तो कंपनी का नफा भी बढ़ जाएगा। तो अब कंपनी कह रही कि भाई हम आपको नफे में, जिन्होंने हमारे शेयर लिया है वो जो है साल के अंदर 6 महीने के अंदर अपना रिजल्ट पेश करती है, तो कंपनी ने जो आपको जो है अपने नफे में हिस्सेदारी भी दे रही है। कंपनी नफे में कैसे हिस्सेदारी दे रही कि भाई उसने ऐलान किया कि भाई हमारा जो शेयर होल्डर है, 1 शेयर के बदले हम उसको 2 रुपए का डिविडेंड देंगे। इसको डिविडेंड कहते हैं। और कंपनी के काम बढ़ जाने के बाद जो आपकी कंपनी की वैल्यू जो 1000 करोड़ की थी, जो 200 करोड़ के शेयर पब्लिक के पास थे, 800 करोड़ के शेयर का मालिकाना किसके पास था? कंपनी के पास था। अब कंपनी के काम बढ़ जाने की वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितने का हो गया? 1200 करोड़ का हो गया। यानी 200 करोड़ कंपनी के क्या हो गए? बढ़ गए।
उसकी वैल्यूएशन कंपनी की क्या हो गई, बढ़ गई। उस वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे पास मसलन के तौर पे 1 लाख के शेयर थे, अब मेरे जो है 1 लाख के शेयर 1,20,000 के हो गए ना। इस तरीके से कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और नफे में से हिस्सा भी मिलता है। इस तरीके से शरीयत की रोशनी में शरीयत ने जिन चीजों को हलाल कहा, मसलन गेहूं की तिजारत करना, उसका आटा बनाना, उसको बेचना हलाल है। घर के अंदर चीजों का जो सामान का इस्तेमाल होता है हलाल सामान का, वो सामान बनाना हलाल है। गैस का स्टोव बनाना हलाल है, टायर बनाना हलाल है, गाड़ी बनाना हलाल है। अब गाड़ी बना के जो नफा आएगा उस पर क्या होगा, सारे लोगों को तकसीम हो जाएगा। इस तरीके से शरीयत ने जिस काम को, जिन चीजों को हमारी शरीयत ने, कुरान और हदीस ने हलाल कहा, वो हलाल है हमारे लिए। तो ऐसे कंपनी के शेयर में पैसे लगाना जो हलाल है। उसके अलावा ऐसे कंपनियों के शेयर में पैसा नहीं लगाना जो मुसलमान के लिए, जो ईमान वालों के लिए हलाल है। मसलन शराब की कंपनी में हम पैसा नहीं लगा सकते, सूदी कारोबार में जो कंपनी मुलविस है उसमें, फाइनेंस की कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते ना। ऐसे बहुत से काम हैं जिसको शरीयत ने हराम कहा है, वो हमारे लिए हराम है। वो काम जो शरीयत ने हमारे लिए हलाल कहा है, वो हलाल है। इस तरीके से आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा कमाया है वो वॉरेन बुफेट है। हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा कमाया है वो राकेश झुनझुनवाला है, जिन्होंने तकरीबन 2,500 रुपए से शुरुआत की थी और तकरीबन 50,000 करोड़ का उनकी कंपनी खड़ी हो गई। राधा किशन दमानी है जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया और फिर डी मार्ट की बुनियाद रखी। आज उनके शेयर का प्राइस देख लो आप, डी मार्ट का कितना है, आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो। इस तरीके से लोग कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की 5% पॉपुलेशन बमुश्किल इस कारोबार में लगी हुई है। और आप देखोगे इसी तरह तो दुनिया के अंदर लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। दुनिया के अंदर जो है अमेरिका जैसा जो मुल्क है, ये अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ की पॉपुलेशन 90% से ऊपर पॉपुलेशन शेयर मार्केट क्या इसको जानती है और ट्रेडिंग करती है। जापान देख लो आप, 90 से 92% लोग जो है ट्रेडिंग को समझते हैं, जानते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। साउथ कोरिया 80% से 90% से ऊपर लोग जो है, 80 से 90% लोग शेयर ट्रेडिंग क्या है इसको जानते हैं, समझते, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसके मामले में इलिटरेसी है। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उसको जो है हमारे बट्टों पे बैठने वाले, चबूतरों पे बैठने वाले और जो है ग्रुपों के अंदर जो है व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर जो है हलाल हराम को बताने वाले, है ना, इसको उनको मालूम ही नहीं है कि भाई ये भी काम भी हलाल है। इस पर भी उलमा ने तहकीक की है, इस पर भी उलमा ने जो जवाज का फतवा दिया है कि भाई इसकी के अंदर क्या चीज़ हलाल है। इसके अंदर हमारे लिए सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना हलाल है। शेयर मार्केट के अंदर, कैश मार्केट में इक्विटी में ट्रेड करना हमारे लिए हलाल है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन है, पुट है, कॉल है, ये हमारे लिए हराम है। शॉर्ट सेलिंग हमारे लिए हराम है, इंट्राडे हमारे लिए हराम है। तो हलाल और हराम को समझकर हर तिजारत की जाएगी। इसी तरह शेयर मार्केट के भी हलाल को हराम को समझकर मुसलमान को तिजारत करना है। ये एक ट्रेंडी बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? ट्रेंडी बिजनेस है। इसलिए इस कारोबार के अंदर हमको आना है, इस कारोबार को समझना है, इस कारोबार से नफा कमाना है। क्योंकि आपके हाथ में 20,000 का, 50,000 का मोबाइल है, इस मोबाइल का सही इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? ये मोबाइल आपका टाइम पास का जरिया ना हो, ये मोबाइल आपका टाइम पास का सबब ना हो, बल्कि इससे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, इससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो, या इससे आप पैसा कमा रहे हो, या इससे आप अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर रहे हो बातचीत करके, या आप जो है अपने कुछ काम कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमने इसको समझा, हमने इसको सीखा और हम भी इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रकम कमा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों हलाल है, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए आप तक सारी बातें, है ना, पहुंचाई है। और भी मैं इसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में पूरी तफसीलात हम देते रहेंगे। अब आपको करना क्या है?
आपके लिए इसका अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। मैंने एक ब्रोकर की ऑथराइज पार्टनरशिप ली हुई है। मेरे लिंक से टच करके आपको मेरे जो लिंक आपको व्हाट्सएप में या मेरे स्टेटस में या मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मेरी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए। आप अपनी सारी जानकारी को फुलफिल कीजिए और सारी जानकारी को सबमिट कर देने के बाद जो है आधार कार्ड के आधार नंबर से जो है आप उसको साइन कर लीजिए, OTP के थ्रू वेरीफाई कर लीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए 5 मिनट का प्रोसेस है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप जो है मेरी लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करेंगे। मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारे क्लाइंट बन जाते हैं। अब आपकी रहबरी और आपको गाइड करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य, हमारी जवाबदारी है। तो इसके लिए जो है मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मैसेज करता हूँ। आप मेरे इस नंबर पे ये जो है मेरा बिजनेस नंबर है, इस पर किसी किस्म का कॉल मत कीजिए, इस पर किसी किस्म का मैसेज मत कीजिए। इस पर सिर्फ अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिर्फ इतना मैसेज करना है, अपना नाम, आपने जिस नाम से अकाउंट ओपन किया है, जो आपका आधार और पैन कार्ड पे नाम है वो नाम भेज दीजिए। उस नाम के साथ साथ नीचे मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपने शहर का, गांव का नाम लिख दीजिए। बस 3 चीज़ करना है। आपको मोबाइल नंबर लिखना है, आपने जिस नाम से अकाउंट ओपन किया है वो नाम लिख देना जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पे नाम है, और उसके अलावा आपको आपके गांव शहर का नाम लिख करके, आप MP से हैं, महाराष्ट्र से, जहाँ से भी वो लिख दीजिए। ये मैसेज कर दीजिए। हम जो है आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट हमारे लिंक से ओपन हुआ या नहीं हुआ है। वेरीफाई कर देने के बाद हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे और उसके थ्रू आप हमारे नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। हमारा जो नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मैसेज में दिख रहा है, उस नंबर को आप जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। तो आप सेव कर देने के बाद में आप जब हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, हम भी अपने उस नंबर पर आपके नंबर को सेव कर लेंगे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड करेंगे। ऐड कर देने के बाद आपका जो है वो नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपको मैसेज आ जाएगा और आपको पर्सनल मैसेज आते रहेंगे। पर्सनल मैसेज में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, इसकी पूरी एजुकेशन, इसका पूरा कोर्स भेज दिया जाएगा। वो कोर्स भेज देने के बाद उस कोर्स को आप सीखिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन उस वीडियो को आप देखिए। कुछ वीडियो आपको, चूंकि ये मेरा बयान तकरीर नहीं है, टेक्निकल वीडियोस रहेंगे जिनको आपको कॉपियों में नोट भी करना पड़ेगा। आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें नोट कीजिए। कुछ चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि सारे एजुकेशन के वीडियोस हैं और सारे प्रैक्टिकल वीडियोस है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो आपको उसको नोट भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप हमारे तरीके पर, हमारे बताए तरीके पर ट्रेडिंग करेंगे। आप हराम से भी बचेंगे और हलाल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। तो दीजिए मुझको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।